नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? आदिवासिनी के मंच पे मैं भारती प्रवीण आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही सशक्त एक महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने दम पे अपना एक सितारा बुलंद किया और अपने साथ अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। अभिनंदन करके आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पंकज मीना जी को, जो कि हमारी आज की अतिथिशाला की हमारी अतिथि हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। घर से निकलते ही जैसा कि आप पहला भाग देख चुके हैं, ये हमारा आज का दूसरा भाग है। चलिए मैं आपके समक्ष पंकज जी का परिचय रखना चाहूँगी। पंकज मीना जी, आप डिप्टी कमिश्नर हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में, और आप राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गांव बरनाला की शान है, वो मान है जो जिसे कहना चाहिए बेटी रूप में उस गांव को जिसने पहचान दिलाई, क्योंकि आप वहाँ की पहली सिविल सेवा में जो जाने वाली बेटी हैं, और इससे पहले सिविल परीक्षा में आपसे पूर्व कोई गया नहीं है, तो आपने उस गांव को चमकाया है। भारतीय राजस्व सेवा के 68वें बैच की आप सफलतम छवि हैं, और अपने जैसा कि मैंने बताया गांव की प्रथम सिविल सेवा में चयनित बेटी हैं। अपने गांव में आपने कुछ युवाओं के साथ मिलकर काउंसलिंग और विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का संचार कर एक मार्गदर्शक के रूप में आप सामाजिक योगदान दे चुकी हैं। परिवार में आप 3 बहनें हैं जो कि बहुत ही अच्छे पदों पर आसीन हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। एक आपके भ्रातर हैं और इनके जीवन साथी भी इनके ही समान एक सिविल अधिकारी के तौर पे कार्यरत है, और एक ये बहुत ही क्योंकि मातृशक्ति है तो एक प्यारे से बच्चे की एक मम्मी भी हैं, लेकिन सभी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी से निभाते हुए हमारे इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। बहुत स्वागत है, पुनः हार्दिक अभिनंदन है पंकज जी का। और आप चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी आप अपने विचार रखती हैं, और आज इसी के लिए हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का विषय, चूँकि आप सभी दर्शकों को पहले से ज्ञात है, स्त्री सुरक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे पंकज जी से। मैं पंकज जी से चाहूँगी कि आप कुछ इस कार्यक्रम के लिए अपने शब्द यहाँ पर रखें। स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भारती जी ने मेरे इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है। इसके अलावा बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ पे देवियों की तरह पूजा जाता है नारी को, तो उसी चीज को लेके मैं कहूंगी कि सिर्फ नारी को पूजना ही जरूरी नहीं है, उसको देवी बना के रखना। अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रे गए हैं, हमने कन्या पूजन सबने देखा, लेकिन साथ ही जब हम अखबार उठा के देखते हैं तो रोज हमारे सामने इसी तरह की घटनाएं आती हैं कि औरतों को दबाया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, रेप, किडनैपिंग, हर दिन इस तरह की घटनाएं सुनने मिलती है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में नारी सुरक्षा से संबंधित जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। और मेरा पर्सनली इसमें ये मानना है कि हम आधी आबादी सिर्फ स्त्री को ही मोटिवेट करके या समझा के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इसमें इन चीजों का निदान तभी संभव है जबकि पूरी 100% आबादी एक पटल पे आके साथ में इन चीजों को, इसको, समस्या को समझे और इसके निदान की तरफ अपना योगदान दे। पर्सनली मानना है कि ये इस चीज में हम लोग, वही जो बात अभी मैंने कही कि जब तक हम अपनी बेटियों को समझाने के साथ साथ अपने बेटों को इसमें समझाने नहीं लगेंगे, अपने बेटों को इस चीज में, इस डिस्कशन में सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक इस चीज का सोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। क्योंकि हमें सिर्फ इफेक्ट को, मतलब हो जाने के बाद घटना का क्या सोल्यूशन हो, या फिर कि लड़की खुद को कैसे बचाए, इससे अच्छा ये होगा कि हम अपने बेटों को समझाएं कि क्या चीज ना हो। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा को जो खतरा सिर्फ पुरुषों से ही नहीं है, साथ में होने वाली औरतें भी अगर इस चीज को समझें और एक स्त्री दूसरी स्त्री का भरपूर सम्मान करे, दूसरे को आदर दे, और ये ठान ले अगर एक स्त्री कि ना मैं शोषित खुद होंगी, ना मैं किसी और को होने दूंगी,
ना वो चाहे वो मेरी बेटी हो, मेरी बहू हो, चाहे मेरी दोस्त हो, मेरे ऑफिस में कलीग हो, मेरे घर पे मेरे साथ में आने वाली मेरी हाउस हेल्प हो, कोई भी हो, तो मैं उसको भी उतना ही सम्मान दूंगी जितना सम्मान मैं खुद के लिए अपेक्षित करती हूँ। ये चीजें जब तक नहीं रिजॉल्व होंगी तब तक इन चीजों का निदान थोड़ा सा मुश्किल पड़ लगता है। तो इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस जरूरी है। दूसरी बात आती है कि कई बार हम चाहते हैं कि हम इस दिशा में कोई स्टेप लें, लेकिन हमें इस जानकारी का अभाव, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि किस सिचुएशन में मुझे कुछ करना चाहिए था, लेकिन उनको उसका कानून नहीं पता है कि कानून आपको क्या-क्या अधिकार देता है। तो जब तक आपको प्रॉपर कानूनों की जानकारी नहीं होगी, आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, आपके मूलभूत अधिकार क्या हैं, एक स्त्री अगर उनसे जागरूक नहीं होगी, तो वो अपनी आवाज़ बुलंद भी नहीं कर सकती है। तो जैसे आज के, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर भी निकल रही हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत है, जैसे कि आपको देखें तो आप एक घर से, गांव से निकलकर एक भारत के उच्च सेवाओं में आप चयनित हुए और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं कार्यरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्य क्षेत्र में भी, उनके ऑफिसेस में भी ये माहौल उन्हें शायद नहीं मिल पाता है सुरक्षा का। तो वहीं पर भी और कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाने से जो असुरक्षा के भाव आते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं घर वाले भी यदि ना चाहते हुए भी उन्हें इस तरह से वापस खींच लेते हैं कि क्या ये सुरक्षित माहौल नहीं है तो छोड़ो, नौकरी करना छोड़ो। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं का नुकसान इसमें ज़्यादा है। तो असुरक्षा के भाव जो अपने, यदि हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जिसे आजकल एक नाम दिया जाता है हरासमेंट, तो हरासमेंट भी किस तरह का हो सकता है, उसको कैसे पहचाना जाए, इस बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, हरासमेंट जो है यानी कि उत्पीड़न, किसी भी प्रकार का अनवांटेड फिजिकल या वर्बल बर्ताव जो कि आपको अनईजी फील करवाता हो, जिसमें कि आप कंफर्टेबल ना हो, आपको शर्मिंदगी या ह्यूमिलेटेड फील करवाता हो जो, और या फिर आपको मतलब शारीरिक या मानसिक स्थिति को डिग्रेड करता हो या आपको बुरा लगता हो। और ये चीज एक बार ना होके, एक बार कोई इंसिडेंट होता है तो आप एक बार को ये भी सोच सकते हैं कि शायद गलती से हो गया होगा, अनइंटेंशनली किसी ने मुझसे कुछ कह दिया। लेकिन अगर ये चीज जब रिपीट पे बार बार होती है, दैट इज फॉर श्योर अ हरासमेंट ओनली। और अगर आपकी मानसिक स्थिति को कोई चीज हैम्पर कर रही है तो वो हरासमेंट ही है। हरासमेंट जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी हम इसको डिनोट कर दें। तो दैट कैन बी अ फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, इन इकोनॉमिकल हरासमेंट, और आपको साइकोलॉजिकल इमोशनल हरासमेंट भी हो सकता है। इनफैक्ट आज के टाइम में जबकि ऑनलाइन प्रेजेंस सबकी इतनी हो गई है, सोशल मीडिया की इतनी अवेलेबिलिटी है, तो साइबर बुलिंग करके एक टर्म है जो कि ऑनलाइन हरासमेंट में आता है। तो ये सब चीजें, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो कि आपकी मानसिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति में आपको अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करवा रही, वो हरासमेंट ही है। इसको लेके हमारे यहाँ जो जो लॉज अलग अलग बनाए गए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट को लेके अलग बनाया गया है, आप अपने घर के माहौल में होके भी हरास फील कर सकते हैं, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हैं सारे हमारे पास में। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के स्टॉकिंग को लेके अलग लॉज हैं। तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज में अनकंफर्टेबल हैं तो वो हरासमेंट की श्रेणी में जाता है। अगर हमें ऐसा महसूस होता है, पहली बात तो ये रही कि क्या हरासमेंट है या क्या असहजता है, वो हम पहचान चाहते हैं। लेकिन समाज में, जैसे शायद पाश्चात्य देशों में इस बात की थोड़ी सी स्वतंत्रता महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर स्त्रियाँ मर्यादाओं में, संस्कारों में इतनी जकड़ी हुई रहती हैं। शायद स्वयं उस पर अमल करें, लेकिन सामाजिक बंधनों के माध्यम से भी वो जकड़ी रहती हैं। तो वो कई बार, जैसे यदि घर में आपने बात की कि घर में भी इस तरह का माहौल हो सकता है, घर में रिश्तों की मर्यादा या फिर बदनामी के डर से कई बार कह नहीं पाती हैं, तो ऐसे किस तरह से निपटा जा सकता है कि वो पारिवारिक माहौल भी खराब ना हो, या फिर क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे इस परिस्थिति या इस तरह की परिस्थितियों से निपटा जा सके? देखिए, इन चीजों के तरीकों के लिए तो एक इजियर वे, तो आप घर में खुद से ही खुद को स्ट्रांग जब तक सशक्त नहीं बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले भी बोला कि घर की, परिवार की अगर दूसरी महिलाएं
बाकी महिलाओं को सपोर्ट करेंगे महिलाओं से तो सहयोग। बहुत जी। लेवल पे अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो आपके साथ में नहीं होता है तो, और घरेलू माहौल में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस जहां जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक पति अपनी पत्नी को प्रताड़ना दे रहा है वही एक चीज डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि घर परिवार में रहने वाली कोई भी महिला, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, किसी भी रिश्ते से बंधी हो, और उसमें भी ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मारपीट होगी, फिजिकल वायलेंस होगा, वो ही एक डोमेस्टिक वायलेंस है। ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, इकोनॉमिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का वायलेंस है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सेक्शन 198 के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत बनाया गया है हमारा प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया है, वो इसी के अंतर्गत बनाया गया है हमारा। तो हमारा कानून हमें पूरे अधिकार देता है। अब बात आती है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं देखिए सशक्तिकरण खुद में लाना पड़ेगा, खुद में क्षमता डेवलप करनी ही पड़ेगी। मेरा एक किसी ने कहा है, मैंने कहीं पढ़ी है ये लाइन, कि सहनशील होना बहुत अच्छी बात है, परंतु अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और भी अच्छी बात है, और वो आपको करनी ही पड़ेगी। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं बहुत इजी तरीके से, चाहे वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हों जो कि डायल 112 के थ्रू होती है हमारी, या फिर अब कई चीजों में ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से एक्सप्लॉइटेड हैं तो एक औरत की डिग्निटी और उसकी आइडेंटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वरीयता देते हुए ये कहा गया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि आपके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तभी आपने क्यों नहीं इसके खिलाफ कंप्लेन करी। आप इसके खिलाफ डिलेड कंप्लेन्स भी फाइल कर सकते हो। तो शायद ये कुछ महीनों पहले या कुछ एक आध साल पहले मी टू मूवमेंट चला था जिसमें हाँ, पुरानी हरासमेंट्स को शायद किया था। बट मीटू में और कानूनी चीजों में फर्क ये था कि मीटू में बस स्त्रियां मुखर होके एक दूसरे के सामने आ रही थी, अपनी व्यथाएं सामने रख रही थी, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। बट जो अगर आपने सोशल मीडिया पे कहीं कुछ बोला है या बाहर कहीं कुछ बोल रहे हैं तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। वो इसलिए नहीं लिया जा सकता जब तक आपकी कंसेंट नहीं होगी, आप कंसेंट नहीं देते हो, आप खुद कंप्लेन नहीं करते हो, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो बस एक आपके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए अच्छा है, आपकी एक मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है कि आपने अपने अंदर से वो भावनाएं निकाल के बाहर कर दी, वो उसके लिए अच्छा है। बट जहां बात आती है कि अगर आपको लगता है कि हाँ यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल और आपके साथ इतना गलत हुआ है, आपको न्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो आपको लीगल चैनल्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान करवाता है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत कई सारी इस तरीके की एसोसिएशंस हैं, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर एक नए बनाए जा रहे हैं अभी। तो उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार से आप इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी एक सिंगल स्टॉप सेंटर दिया जाएगा। कोई भी औरत किसी भी प्रकार के वायलेंस से प्रताड़ित है तो वो एक जगह जाएगी, उसको सारे तरीके के सॉल्यूशंस एक स्थान पे मिलेंगे। इसी तरीके से अभी जिसकी हमने बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में मिलके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दोनों के कोलैबोरेशन में एनविसाज्ड है, ये अभी तक प्लान्ड है, ये अभी धरातल पर नहीं है, लेकिन इसमें चल रहा है महिला पुलिस वॉलंटियर्स का कंसेप्ट। वो क्या होगा कि पुलिस और कम्युनिटी के बीच की एक लिंक बनेंगे ये। तो औरत, जिससे कि अगर मान लीजिए डायरेक्टली आप पुलिस के पास जाने में थोड़ा हिचकिचाते हो, आप घबराते हो, तो आप ये महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो होंगे, आप इनके पास जाइए, इनसे बात करिए, ये आपको सही सलाह भी देंगे और इनको कानूनी तरफ से भी बैकिंग देंगे, ये आपके लिंक के काम करेंगे। तो इसी तरीके से तमाम हमारे पास कानून है, तमाम तरीके हैं कि किस तरीके से चीजों से निपटा जाए। अगर आप इस चेन को बढ़ने देंगे तो यू आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल। आपकी बेटी है या आपसे छोटी बहन है तो आप उसके आगे बहुत ही एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो आपको अगर इस चेन को ब्रेक करना ही होगा, अगर आप ये चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां या आने वाली कोई भी और लड़की दोबारा आपकी वाली कंडीशन को फेस ना करे, अगर आपके साथ कुछ भी इतना गलत है तो आपको आवाज उठानी ही चाहिए। सेक्शन है 228A जो कि आपका राइट टू प्राइवेसी देता है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी रेप विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम है, तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर कोई नहीं कर सकता है, ना पुलिस ना मीडिया, कोई नहीं। इनफैक्ट जुडिशियल जितनी प्रोसीडिंग्स होगी, जितना लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो जजमेंट भी पास होगा, तो उसमें भी यू विल बी टर्म्ड एज अ विक्टिम ओनली। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आपका परिवार की जगह कहीं नहीं आएगी। तो इन सब के लिए तो ऑलरेडी हमारे, और इसका उल्लंघन करने पे पुलिस, और अगर कोई भी इसको उल्लंघन करता है तो काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं इसके खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी को और आपको शर्मिंदगी एहसास
पहली बात तो मेरा तो ये मानना है कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत है ही नहीं है। बट अगर फिर भी आप चाहते हैं तो और वैसे भी इन ऐसे किसी भी केस में आपकी आइडेंटिटी को बाहर रिवील नहीं ही किया जाता है, क्योंकि हमारी सोशल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, वो इसी तरीके से है कि हमारी जुडिशरी भी इस चीज को समझती है और हमारे कानून लॉ मेकर्स भी इस चीज को सब समझते हैं कि हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इसकी वरीयता दी जाती है, इसीलिए हमारे कहीं पे भी नाम बाहर पब्लिसाइज नहीं किया जाता है। तो आप एनोनिमस रह के अपनी कंप्लेन रख सकते हैं, और जो आपको सिक्योरिटी, और जो आप कह रहे हैं कि महिला कांस्टेबल के सामने, तो इस तरीके के तमाम कानून है हमारे पास में कि अगर एक महिला के साथ में, चाहे वो विक्टिम हो चाहे अक्यूज्ड के फॉर्म में जा रही हो, तो अगर आपका कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसके साथ कोई भी इंटरेक्शन है, तो उसमें आपको महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस ऑफिसर के साथ ही आपको रखा जाए।